हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आकार एकेडमी में। आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायोलॉजी का है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले प्रश्न हैं। जल्दी से इन सभी प्रश्नों को आप देख लीजिए। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, मैं आपका क्वेश्चन चालू करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उदर गुहा। फर्स्ट क्वेश्चन आपका उदर गुहा के बाहर वृषण जिस थैली में स्थित होते हैं वह है। तो राइट आंसर इसमें होगा आपका वृषण कोश। क्या होता है कि उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। उदर गुहा तो आप समझ गए हो, उसके बाहर जो है एक थैली में स्थित होते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है ना, वृषण कोश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका वृषण कोश का कार्य है। वृषण कोश का कार्य क्या हो? तो इसमें वृषण कोश का आपको कार्य बताना पड़ेगा। वृषण कोश का कार्य क्या है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए में देखिए, वृषण का तापमान, कि शरीर का तापमान, वृद्धि हार्मोन का स्तर, कि नर हार्मोन का स्तर। तो इसमें इन चारों ऑप्शन में आपको राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर बच्चों आपका है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है जो वृषण का तापमान है। वृषण का तापमान, जैसे आप समझिए वृषण का तापमान बनाए रखते हैं जो शरीर के तापमान से। अभी जी इसमें पूछ क्या रहा है, वृषण कोश का कार्य क्या है? तो वृषण कोश में, अब इसमें इसका आंसर आपका मैंने बताया वृषण की तापमान। तो इसमें जो वृषण का तापमान होता है उसे बनाए रखते हैं। वृषण कोश के वृषण का तापमान बनाए रखते हैं जो शरीर के तापमान से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। यह शुक्र जनन के लिए ही आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 3 आप जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितनी होती है? वृषण की लंबाई और चौड़ाई लगभग कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। तो आपको पता है बच्चों कि प्रत्येक मानव वृषण अंडे के आकार का है। जो प्रत्येक मानव है, मानव के वृषण के अंडे के आकार का 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना। क्या है, विषण की लंबाई और चौड़ाई पूछ रहा है। तो विषण की लंबाई चौड़ाई आप देख रहे हो, प्रत्येक मानव विषण अंडे के आकार का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी लंबाई हो गई 4 से 4.5 सेंटीमीटर तथा लगभग चौड़ाई इसकी कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर आपने 3 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर जल्दी से हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है प्रत्येक मानव वृषण में कितने कक्ष होते हैं? प्रत्येक मानव के वृषण में कितने कक्ष होते हैं? तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसमें आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्या होता है बच्चों कि जब इसमें क्या पूछ रहा है, प्रत्येक मानव वृषण में कितने कक्ष होते हैं? तो प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषण पालिकाएं भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? वृषण पालिकाएं भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 5 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका मानव वृषण में उपस्थित कक्ष कहलाते हैं। जो मानव वृषण में उपस्थित कक्ष क्या कहलाते हैं या कक्ष कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा प्रश्न नंबर 5 का? प्रश्न नंबर 5 का आप लोग खुद इसको आंसर करके बताइए। अगर आपसे यह प्रश्न का आंसर नहीं मिलता है तो मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोलता है कि वृषण पालिका में होते हैं। वृषण पालिका में होते हैं तो क्या होते हैं? वृषण पालिका में ऑप्शन नंबर डी होगा इसमें आपका सही उत्तर। इसमें है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है बच्चों वृषण पालिका में? देखिए वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जिसे शुक्राणु उत्पन्न होते हैं, उसे ही उसमें ही वृषण पालिका में होते हैं। ठीक है ना। क्या होता है इसका ऑप्शन नंबर डी का आंसर कैसे समझोगे आप? 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं हैं, तो ऐसे समझिए जो वृषण पालिकाओं में 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं, जिनमें शुक्रजनन उत्पन्न होते हैं, उसे ही कहते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप फटाक से 7 देखिए। क्वेश्चन आपका 7 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 है शुक्रजनक नलिकाओं की अंतःपालिका में होते हैं। शुक्रजनक
नलिकाओं की अंतःपालिका में होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें आपका होगा सी, ठीक है ना। सी नंबर ऑप्शन नंबर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका। इसमें क्या होता है कि जो शुक्र जनन नलिकाओं का भीतरी भाग है, भीतरी भाग जो नर जनन कोशिका और सटोली कोशिका से आवृत रहता है, उसे अंतःपालिका में होते हैं। यही है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है, नर जनन कोशिकाएं और सटोली कोशिकाएं दोनों होता है, ठीक है ना, अंतःपालिका में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए जल्दी से 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जर्मिनल एपिथीलियम शुक्र जनन नलिकाओं की भित्ति होती है, तो क्या भित्ति होती है? कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही लगता है क्वेश्चन नंबर 8 में? तो क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8, अगर आपसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं बनता है तो आप इस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर बनता है तो आप इसे हल करके हमें बताइए, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जल्दी से। 2 क्वेश्चन मैं बच्चों के लिए छोड़ देता हूं, जिसे बच्चे करके दे दें। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं? निम्न में से कौन सी जो कोशिका है स्तनियों के वृषण में शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं? तो बच्चों कौन सी वे कोशिका है? तो बच्चों इसमें आंसर जानते हैं क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कौन सी कोशिका है ये कोशिका है आपका सटोली कोशिका, जो शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर स्थित रहती है और शुक्राणु की पोषण प्रदान करती है। ये कोशिका क्या करती है? शुक्र जनन नलिकाओं के भीतर स्थित रहती है और शुक्राणु की पोषण प्रदान करती है, जिसे सटोली कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। आप इस तरह समझिए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10th देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर जल्दी 10th देखते हैं। क्वेश्चन आपका 10th क्या बोलता है? शुक्र जनन नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है? शुक्र जनक नलिकाओं का बाहरी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आप लोग समझिए, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना। ये ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होता है बच्चों इसमें? जो शुक्र जनक के नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। शुक्र जनन नलिका के बाहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं? अंतराली अवकाश कहते हैं। और जो अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से आश्रयरहित रहता है उसे लीडिंग कोशिका टेस्टोराइन स्रावित करती है तथा वृषण का अंतःस्रावी ग्रंथि भाग भी कहलाती है। ज़्यादा इसमें समय नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर आपको न समझ में आए तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा जिसमें आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आपका? वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं शुक्रवाहिनियों के द्वारा खुलती हैं। जो वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं हैं वे शुक्रवाहिकाओं की द्वारा खुलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी होगा, ठीक है ना। तो बी क्या कहता है आपका कि वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं वृषण जालिकाओं द्वारा शुक्रवाहिकाओं में खुलती हैं। क्वेश्चन कहता है कि वृषण की शुक्रजनन नलिकाएं शुक्रवाहिकाओं के द्वारा खुलती हैं, तो किसके द्वारा खुलती हैं? ये किसके द्वारा खुलती हैं? शुक्रवाहिकाओं में खुलती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप जल्दी से 12th देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शुक्राणुओं के स्थानांतरण का सही पथ दर्शाता है? तो कौन सा सही पथ दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर आपका 12th है। इससे आप लोग अच्छे से करके बताइएगा। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मैं इसे बताऊंगा। मैं 2-3 क्वेश्चन बच्चों को दे देता हूं जिसे विद्यार्थी करके दिखाएं। अगर न बनेगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कहता है कि अंडवाहिनी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है आपका कि अंडवाहिनी को यह भी कहा जाता है। तो अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 23 में आप देखिए अंडवाहिनी को क्या कहा जाता है। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसे? फैलोपियन नलिका भी कहलाती है। क्या कहते हैं इसे फैलोपियन नलिका भी कहते हैं। ये दो शब्द परस्पर परिवर्तित कर उपयोग में लिए जाते हैं। ये जो दो शब्द हैं परस्पर परिवर्तित कर उपयोग में लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जल्दी 24 आप देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। मानव फैलोपियन नलिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? मानव फैलोपियन नलिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो
क्वेश्चन नंबर 24 है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। ये अंडवाहिनी जो होता है इसमें गर्भाशय योनि सहायक मादा नलिकाएं बनती हैं। इस अंडवाहिनी से गर्भाशय योनि सहायक मादा नलिकाएं बनती हैं, जो प्रत्येक फैलोपियन नलिका लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और प्रत्येक अंडाशय की परिधि से बढ़कर गर्भाशय तक जाती है। यही है आपका अंडवाहिनी। यह उत्तर मानव जो फैलोपियन लंबाई इसी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी है 10 से 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों, आप लोग इस YouTube चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए।